अब्दुल मन्नान साहब, आपने जस्टिस धुलिया की बात तो की, लेकिन आपने जस्टिस हेमंत गुप्ता की बात नहीं की। तो सेलेक्टिव बात आपने की, एक साइड की बात की, दोनों साइड की बात करते तो बेहतर होता। चलिए फिरोज बख्श साहब, क्या कह रहे हैं अब्दुल मन्नान? कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो लड़की की आजादी पर पाबंदी लग गई। जी आदित्य जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूं आपको। देखिए, ऐसा है, अभी हमारी बहन कह रही थी कि मुझे तो ओवैसी साहब की बात पर हंसी आती है। मैं कहूँगा, मैं इनकी बात पर हंसूं या रोऊं ये मैं नहीं जानता। अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हिजाब का जो मसला, अभी ये बात आई कि 17,000 बच्चियों ने बोर्ड का इम्तिहान नहीं दिया, और वो जिम्मेदारी किसकी ठहरा रहे हैं? वो हुकूमत की जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं, वो कोर्ट की जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। इसकी सिर्फ जिम्मेदारी इन बच्चियों का जो फ्यूचर जहन्नुम में रसीद कर रहे हैं, ये ओवैसी एंड कंपनी जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने ये जो जिहाद है इसको अजाब बना दिया, जिहाद इसको इताब बना दिया मुस्लिम कम्युनिटी का। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, ये जो हिजाब है, ये हिजाब जो है ये नज़रों का, अंदर का, रूहानी किरदार का हिजाब होता है, कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। और एक साहब ये कह रहे थे ओवैसी साहब के, कुरान में न लफ्ज़ हिजाब है, न लफ्ज़ बुर्का है, न लफ्ज़ नकाब है। बच्चियों का फ्यूचर जहन्नुम ना करें। इन्हीं में से इंजीनियर बनेंगी, पायलट बनेंगी, फौज में जाएंगी, आर्किटेक्ट बनेंगी, और फातिमा बीवी की तरह जज बनेंगी। ठीक है, आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, वही मैं मेमोराइज करने की कोशिश कर रही थी। आपने कहा लफ्ज़ हिजाब, लफ्ज़ बुर्का और लफ्ज़ नकाब, इन तीनों का जिक्र कुरान में नहीं है, राइट? जी। शोएब जमई, कहां है लफ्ज़ हिजाब, लफ्ज़ बुर्का, लफ्ज़ नकाब कुरान में? देखिए अदिति जी, बड़े शर्म की बात है कि आजादी के 70 सालों के बाद भी एक बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में चंद मुसलमान लड़कियों को अपनी राइट टू एजुकेशन और अपनी पहचान, राइट टू कल्चर के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है इतने बड़े लोकतांत्रिक मुल्क के लिए। दूसरी बात यह है कि ये मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित रहता तो भी मैं समझता, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, सबको पता है ये महज स्कूलों तक सीमित नहीं था, बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर जगहों पर भी इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में जो रूल के अगेंस्ट भी था, ओवरऑल हिजाब के खिलाफ एक एंटी हिजाब सेंटिमेंट चलाएगा, इसलिए यह बहस बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइज हुई है। तीसरी बात यह है कि यहाँ तारिक फतेह, आपकी हिंदू समाज की लड़कियां क्या पहनेगी नहीं पहनेगी, हमने कभी उस पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन यहाँ बीएचपी, बजरंग दल, भाजपा सब उसमें ज्ञान देते हैं। यहाँ तारिक फतेह साहब बैठे हैं, उनकी बेटी है, बड़ी जर्नलिस्ट है, किसी ने उनसे कहा कि यहाँ से क्या आप हिजाब पहनो? कनाडा में है, उसी अल जजीरा में यहाँ से बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट हिजाब पहन करके यहाँ से एंकरिंग करती है। तो ये सब शोएब जमई, निजी टिप्पणी नहीं। तारिक फतेह की बेटी कहाँ काम करती हैं, क्या काम करती हैं, उसका इस बहस से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है? है। और दूसरी बात, नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। और मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने मुझे दिया नहीं। नहीं, निजी टिप्पणी नहीं, निजी टिप्पणी नहीं। His daughter is not here in this debate and I will not let it, I will not accept it, I'm sorry। शोएब जमई जी, नहीं होगी ऐसे बात। आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने दिया नहीं मुझे अभी तक। आपसे सवाल किया था, आप तारिक फतेह की बेटी पर चले गए। आपसे पूछा लफ्ज़ हिजाब, लफ्ज़ नकाब और लफ्ज़ बुर्का कुरान में कहां है, उसमें आपको तारिक फतेह की बेटी याद आ रही है। नहीं सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब सोच लीजिए, ढूंढ लीजिए, पता करके रखिए। तारिक फतेह, देखिए, हिजाब का जिक्र है कुरान में, लेकिन वो आता है एज अ पार्टीशन। उसका कहीं भी हिजाब का जो 6-7 जगह जिक्र है, औरत के लिबास से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जहां तक इस्लाम और कुरान को फॉलो करने की बात है, उसमें सबसे अव्वल चीज जो है कुरान का, कि सच बोलो उस वक्त तक के तुम अगर बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो सोचो। इस कदर एम्फसिस है सच बोलने पे पूरे कुरान में। और आप ओवैसी साहब को सोचिए कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कैसे मुंह पे आके कह रहे हैं टेलीविजन पे कि ये कुरान के अंदर हमें हमारे मजहब का, अरे आपके मजहब का नहीं है। पूरे दुनिया में जहां भी औरत काम करती, सर पर दुपट्टा लेती धूप से बचने के लिए। बालों का और सेक्सुअलिटी का क्या ताल्लुक है?
ये सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड किस्म के लोग हैं, इसीलिए इनको बिकिनी का लफ्ज फौरन आता है, क्योंकि इनके जहन के अंदर भी दे ओनली कंसिडर वुमेन एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। एंड बदनसीबी ये है कि जहां मेवट जैसे एरिया में जहां 100% मुसलमान हैं, किसी का नहीं है, वहां कोई स्कूल नहीं खुल सकता। ठीक है तारिक फतेह, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। एक कमेंट यहाँ पर सईदा फलक, बिकनी और हिजाब की तुलना कुर्बानियों से हिजाब को हासिल किया गया, ये मुझे समझ नहीं आया कनेक्शन, अगर आप समझा पाए। जी देखिए, ओवैसी साहब ने बिकनी और हिजाब की तुलना इसलिए की क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी मर्जी जो चाहे पहने, चाहे बिकनी पहने, चाहे हिजाब पहने, अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, हमें कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, इसलिए वो तुलना की गई। अब आप देखिए, लड़कियां कर्नाटका स्कूल्स में, कॉलेजेस में हिजाब पहनना चाहती है, जबकि वहां पे बिंदी, तिलक, सिंदूर, ये सब, कड़ा, पगड़ी सब अलाउड है, लेकिन हिजाब नहीं पहनने देंगे भाई। तो ये लड़ाई जो है हमारी चॉइस की है, और ये लड़ाई वो कर्नाटका के हिजाबी लड़कियों के एजुकेशनल राइट्स की लड़ाई है, इसलिए उन्होंने ये तुलना की है। अगर जब सब पहनना अलाउड है तो हिजाब क्यों नहीं भाई, उसमें क्या तकलीफ है? और इसीलिए उन्होंने आजादी के कुर्बानियों का जो है हिजाब से इतना हासिल करने की बात इसीलिए कही क्योंकि जब हम मुसलमान इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं देश के लिए, देश की आजादी के लिए, और इतने सब मतलब कुर्बानियां देकर हम यहाँ तक आए हैं, तो भाई हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है? जब सब कुछ पहनना अलाउड है तो सिर्फ हिजाब को टारगेट करेंगे, खाली मुसलमानों पर जुल्म करेंगे, खाली मुसलमानों को टारगेट करेंगे। ये दिन देखने के लिए हम हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी थी ताकि हम सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट हो, हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। और देखने के लिए तो कुर्बानी नहीं दी गई थी करेंगे ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये दिन देखने के लिए तो कुर्बानी किसी के पूर्वजों ने नहीं दी थी। ये दिन देखने के लिए कुर्बानी नहीं दी थी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड के तहत एक डिसीजन लिया जाएगा और इस देश में मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगेगा कि वो 2 दर्जे के नागरिक है। लोग ये कहने लगेंगे। एक सेकंड सुन लीजिए सईदा फलक, देश में हिजाब पर पाबंदी है, इंडिया में हिजाब पर पाबंदी है। अरे मैं तो आपको बोल चुकी हूँ, कर्नाटका के स्कूल्स कॉलेजेस में है। हाँ, तो आपको इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ भाई, एक स्टेट में करेंगे, धीरे धीरे हर जगह कर देंगे, स्कूल से हट के फिर बोलेंगे दूसरी जगह भी करेंगे। हाँ, पहला स्टेप है। हाँ, पहला स्टेप लेंगे तो 10 स्टेप तक जाएंगे, 50वें स्टेप तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, ये बात कहाँ रुकने वाली है। दिन तो जुल्म तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है मुसलमानों पर। क्या जुल्म? आज ये बोलेंगे, कल वो बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ईरान में एक सेकंड, एक सवाल पूछना चाह रही थी मैं। एक मुसलमानों के साथ आपने हिजाब को जोड़ दिया ना, मुसलमानों के साथ। ये जो ईरान में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं इसके खिलाफ, वो मुसलमान नहीं है? हाँ भाई, वो मुसलमान है, उनको नहीं पहनना नहीं पसंद, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो उनको। हमें वो तो कंट्री में प्रोटेस्ट कर रही है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ड्रेस कोड के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। देखिए, हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है वहां पे, और आपने इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ड्रेस कोड के तहत इस पर पाबंदी को मुसलमानों पर जुल्म के साथ जोड़ दिया है। अब इससे बड़ा जनरलाइजेशन और इससे बड़ी डिससर्विस किसी देश के लिए क्या हो सकती है? मैं ये समझने की कोशिश करती हूं। रुक जाइए एक सेकंड। फिरोज बख्श साहब, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ड्रेस कोड के तहत किसी हिजाब पर, यहां पर हिजाब की बात करते हैं। वैसे सईदा फलक, आपने कहा कड़ा पगड़ी, ध्यान से सुनिए, कड़ा और पगड़ी को लेकर क्या कहा गया है? असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। एक ही लाइन में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए, बहुत सोच समझ कर किया कीजिए। पता है मुझे, हिजाब को असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अभी इस देश की अदालत ने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है? तो इंतजार की अदालत में मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे नहीं है, ठीक है? अच्छा, आप ही को सब पता है, आपको सब पता है, बाकी सब यहाँ अज्ञात।